आज हम भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ जानेंगे या संविधान सभा के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान किसका परिणाम है? तो ये निर्माण का परिणाम है। पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने अपने 1895 के स्वराज्य विधेयक में मांग की थी कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। 1922 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। 1924 में स्वराज्य पार्टी के मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे एवं इस हेतु संविधान सभा का भी गठन किया जाना चाहिए। फिर 1928 में एमएल नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट में पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण का प्रयास किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण का पहली बार प्रयास कब किया? 1934 में साम्यवादी पार्टी की तरफ से एमएन राय यानी कि मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा के गठन की मांग की। एमएन रॉय को भारत में संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक या जनक माना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कांग्रेस ने पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित फैजपुर अधिवेशन में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में आयोजित हरिपुरा अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन करने की मांग की। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन करने की मांग किस अधिवेशन में की, या वो अधिवेशन कौन सा था, कब था? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 और उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फिर 1940 के अगस्त प्रस्ताव व 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने की मांग को स्वीकार कर लिया गया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी है। जवाहरलाल नेहरू ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को शैतान का वकील या शैतान का दूत कहा है। युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी यानी कि श्रमिक दल की सरकार बनी और 1946 में एटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों को भारत भेजा, जिन्हें कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। एक तो थे पैथिक लॉरेंस, ध्यान रखना यह पैथिक लॉरेंस है, ना कि पैट्रिक। वो वहाँ पर 1857 की क्रांति में पड़ा था। तो पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, भारत सचिव जो है वहाँ के मंत्री। स्टैमफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार मंत्री थे। एबी अलेक्जेंडर ये नौसेना यानी युद्ध मंत्री थे। कैबिनेट मिशन ने 1946 में संविधान सभा के गठन के संबंध में कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत की। इसी योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया तथा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। 1946 कैबिनेट मिशन, इसमें कुल सदस्य संख्या इसने 399 रखी, जिनमें निर्वाचन 296 सीटों पर हुआ और 93 मनोनीत किए गए देशी रियासतों से। जो ये 296 निर्वाचित हुए, इनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 की चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे, तो ध्यान रखना 292 थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे? एक तो दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा किया गया। मनोनीत ये 93 सदस्यों को संबंधित रियासत के राजा व प्रजा मंडलों द्वारा संविधान सभा में भेजा गया। संविधान सभा का एक सदस्य लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में वर्गीय आधार पर हुए, यानी 3 वर्ग थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य।
संविधान सभा के चुनाव परिणाम 296 सीट पर किस किस को कितनी सीटें मिली, तो ये ध्यान रखना है। तो 208 तो कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली और 7 सीटें एक एक अलग अलग दल को मिली। इस प्रकार 8 8 निर्दलियों को मिली। तो चुनाव में 9 दलों ने भाग लिया और संविधान सभा एक बहुदलीय संस्था थी जिसमें 9 राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। संविधान सभा में अपनी स्थिति को कमज़ोर देखते हुए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया तथा संविधान सभा में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया। सीधी कार्रवाई दिवस में कलकत्ता के मुस्लिम प्रधानमंत्री हसन सुहरावर्दी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने सीधी कार्रवाई दिवस को भारतीय इतिहास के काले दिवस की संज्ञा दी। फिर 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे दिल्ली में केंद्रीय असेंबली यानी केंद्रीय विधानमंडल के पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में आचार्य जेबी कृपलानी के सुझाव पर फ्रांस की परंपरा को अपनाते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, जिसको प्रोटेम स्पीकर नाम से जानते हैं, नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष व BN राव बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे 19 दिसंबर 1946 तक विचार किया गया और 22 जनवरी 1947 को इस पारित कर दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान का मूल आधार है। इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर BN राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया जिसमें 243 आर्टिकल थे। BN राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप की जांच करने के लिए 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों की प्रारूप समिति का गठन किया गया और 30 अगस्त को प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त को, और अध्यक्ष कब बने भीमराव अंबेडकर, तो 30 अगस्त 1947 को। फिर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामीनाथन अय्यर, DP खेतान के मृत्यु के बाद में TT कृष्णामाचारी को बनाया था सदस्य। फिर 7वें सदस्य थे BL मित्तर, इनकी मृत्यु के बाद N माघवराव को इस सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को सौंपी। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए इस दूसरे प्रारूप में 315 अनुच्छेद थे। कितने? 315 आर्टिकल थे। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के अंतरिम वायसराय के रूप में भारत आए। इन्होंने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की जिसमें भारत व पाकिस्तान को अलग अलग स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। इस योजना के तहत भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 निर्धारित की गई, प्रांतों से तो 235 और देशी रियासतों से 89। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अक्टूबर 1947 में संविधान सभा को पुनर्गठित करते हुए इसके सदस्य संख्या 299 निश्चित की गई, प्रांतों से 229 और देशी रियासतों से 70। संविधान सभा में संविधान के 3 बार वाचन हुआ। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 पढ़कर सुनाया गया। फिर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 धारावार विचार प्रारंभ किया गया और फिर तीसरा 14 नवंबर 1939 से 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। इसमें संविधान को पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पारित किया। जनता द्वारा संविधान को अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया, अधिनियमित, आत्मसमर्पित किया गया। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए परंतु शेष संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अनुच्छेद 394 के तहत, 394 में ये बात लिख रखी है,
26 जनवरी 1950 संविधान के प्रारंभ होने की तिथि है। और कौन कौन से 16 अनुच्छेद लगे थे 26 नवंबर 1949 को ये 16 अनुच्छेद लागू किए। तो ये कौन कौन से 16 अनुच्छेद थे? तो एक तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, फिर 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। तो ध्यान रखना 394 में क्या लिख रखा है, ये अनुच्छेद वे अनुच्छेद, ये जो 5, 6, 7, 8 डैश डैश, ये तो 26 नवंबर 1949 को प्रभावी होंगे और शेष 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान की 3 कॉपी पर 3 प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर किए तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना, परंतु इन्होंने पद ग्रहण 26 जनवरी 1950 को लिया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को तो भंग कर दी गई और इसे अंतरिम संसद में बदल दिया गया। जीवी मावलकर को अंतरिम संसद का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में 24 जनवरी 1950 से 17 अप्रैल 1952 तक कार्य किया। 18 जुलाई 1947 को पारित भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत संविधान सभा को एक विधायी निकाय या संस्था घोषित कर दिया गया। विधायी निकाय के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक 17 नवंबर 1947 को राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। विधायी संस्था के रूप में आयोजित होने वाली बैठकों हेतु स्थायी अध्यक्ष जीवी मावलकर को बनाया गया और संविधान सभा ने विधायी निकाय के रूप में 17 नवंबर 1947 से 17 अप्रैल 1952 तक कार्य किया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। कुल अधिवेशन 12 हुए, लेकिन अगर पूछे संविधान निर्माण कितने अधिवेशन में हुआ तो 11 अधिवेशन में। कुल बैठकें 166 में हुई, कुल बैठकें 166 हुई, लेकिन अगर संविधान निर्माण पूछे तो 165 बैठकों में हो गया था। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम सदस्य जवाहरलाल नेहरू थे और सेकंड लास्ट फिरोज खां और लास्ट यानी अंतिम राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। राजस्थानी रियासतों के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम सदस्य बलवंत सिंह मेहता थे, मेवाड़ रियासत वाले। संविधान सभा में राजस्थानी रियासतों की प्रतिनिधियों की संख्या 14+1, यानी कि अगर हम अजमेर मेरवाड़ा जो उस टाइम राजस्थान में शामिल नहीं था, अगर इसको शामिल कर लें तो 15, नहीं तो 14। अजमेर से मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया और हस्ताक्षर संविधान पर 8 महिलाओं ने किया और महिलाओं का नेतृत्व हंसा मेहता ने किया और एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल थी। संविधान सभा के प्रथम वक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। संविधान सभा में उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी प्रांतों से, टी कृष्णमाचारी देशी रियासतों से। संविधान सभा में शक्ति के केंद्र बिंदु जवाहरलाल नेहरू के खास के मुंशी और पटेल के खास B.N. राव थे। संविधान सभा के शिल्पकार B.N. राव संविधान सभा के पिता, जनक, निर्माता या आधुनिक भारत के मनु भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में आर्टिकल 395 है, भाग 22 है, अनुसूचियाँ 12 है। फिर संविधान के भाग में देखेंगे किस भाग में क्या लिख रखा है और वो किस आर्टिकल से कहाँ तक है। तो भाग फर्स्ट में संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बता रखा है, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बता रखा है, जो आर्टिकल 5 से 11 तक है। भाग 3 में मूल अधिकार है, जो 12 से 35 तक है, इनको पढ़ेंगे हम आगे।
भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है जो 36 से 51 तक है। फिर भाग 4 में संविधान संशोधन द्वारा 4A जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1946 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और ये आर्टिकल में कहाँ जोड़े गए, तो 51A में जोड़े गए। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। भाग 5 में संघ, ये तो अपना चल ही रहा है, आर्टिकल 52 से 151। भाग 6 में राज्य के बारे में 152 से 237। भाग 7 देशी रियासतों से संबंधित था, आर्टिकल 238 जो कि अभी खाली है। भाग 7 देशी रियासतों से संबंधित है, जो आर्टिकल 348। देशी रियासत अब नहीं है, तो ये भाग खाली है। भाग 8 संघ शासित क्षेत्र, भाग 8 में संघ शासित क्षेत्र के बारे में है, जो आर्टिकल 239 से 242 तक है। भाग 9 वैसे खाली था। फिर इसमें 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायतों की व्यवस्था की गई, जो आर्टिकल 243 फिर 243A2 ओ तक है। फिर इसमें 9A जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन 1913 के द्वारा नगर पालिकाओं का, जो आर्टिकल 243B से 243ZG तक है। फिर 9B जोड़ा गया, 97वां संविधान संशोधन 2012, इसमें सहकारिता से संबंधित प्रावधान किए गए, जो 243ZH से 243ZT तक है। फिर भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित आर्टिकल 244 में प्रावधान किए गए हैं। भाग 11 में संघ और राज्य संबंध बता रखा है, 245 से 263 तक। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदा के बारे में 264 से 300A तक है। भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में आर्टिकल 301 से 307 तक बता रखा है। फिर भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवक, लोक सेवाएं और लोक सेवा आयोग के बारे में 308 से 323 तक बता रखा है। फिर इसी में भाग 14 में 14A जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 323A से 323B जोड़े गए, अधिकरण से संबंधित है। फिर निर्वाचन, भाग 15 में निर्वाचन आयोग की बात कह रखी है, जो आर्टिकल 324 से 329 तक। फिर भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है, जो आर्टिकल 330 से 342A तक है। फिर भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, आर्टिकल 343 से 351। भाग 18 में आपातकाल उपबंध है, जो 352 से 360 तक है, ये हमने पढ़े हैं राष्ट्रपति की शक्तियों में। फिर भाग 19 में प्रकीर्ण, जो आर्टिकल 361 से 367 तक है, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार है। फिर भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया, यानी कि आर्टिकल 368 का उल्लेख है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध किए गए हैं, 369 से 392 तक। फिर भाग 22 में संक्षिप्त नाम संविधान का प्रारंभ व हिंदी में प्राधिकृत पाठ, यानी कि आर्टिकल 393 से 395 के बीच में है। फिर अनुसूचियाँ देखेंगे। अनुसूची फर्स्ट में संघ एवं राज्य क्षेत्र, नाम व सीमाओं का उल्लेख है। अनुसूची सेकंड में वेतन भत्ते के बारे में बता रखा है, लेकिन ध्यान रखना उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते यहाँ पर नहीं है। फिर अनुसूची 3 में शपथ बता रखी है, शपथ के बारे में उल्लेख है, लेकिन ध्यान रखना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ यहाँ नहीं है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व के बारे में बता रखा है। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बता रखा है। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बता रखा है। अनुसूची 7 संघ व राज्यों में शक्ति का विभाजन करती है, कि सूची का नाम यानी संघ सूची
पर कानून संघ सरकार बनाएगी, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाएगी, समवर्ती सूची पर संघ सरकार राज्य सरकार दोनों बना सकती है, लेकिन अगर मतभेद हो रहा है तो संघ सरकार का ही मान्य होगा। इनमें विषय संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। इनके अलावा जो विषय बचे उनको अपविष्ट विषय कहा जाता है, जिन पर कानून कौन बनाएगी, तो संघ सरकार बनाएगी। इसमें जो अनुसूची 8 है, इसमें 22 राष्ट्रीय भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में इनकी संख्या 14 थी। फिर 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 संशोधन करके सैंथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी भाषा को जोड़ा गया। फिर अनुसूची 9, ये फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 जो अंतरिम संसद द्वारा किया गया था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। इसमें है क्या, नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन हेतु ये अनुसूची जोड़ी गई। इसमें संपत्ति अधिग्रहण या भूमि सुधार विधियों का उल्लेख है। इस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय की तिथि के बाद से जुड़ी कोई विधियों को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये ध्यान रखना। फिर अनुसूची 10 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। इसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी। दल बदल पर रोक लगाई गई। उस टाइम 1/3 यानी कि एक दल से दूसरे दल में जाने के लिए 1/3 सदस्य निर्धारित किए गए थे। फिर 91वां संविधान संशोधन 2003 का संबंध भी दल बदल पर रोक लगाना है, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय पारित हुआ। इस समय अगर एक दल से 2/3 सदस्य दूसरे दल में जाते हैं तो विलय माना जाएगा। दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण उससे संबंधित सदन का जो अध्यक्ष होगा उसके द्वारा किया जाएगा। इस न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इसके मामले भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। फिर अनुसूची 11 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई। पंचायतों को कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए। अनुसूची 12 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई। नगर पालिकाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए। फिर विदेशी स्रोत देखेंगे कि संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का है। 1935 के अधिनियम में से 250 आर्टिकल तो इसी से लिए गए हैं। फिर हमने यूएसए से, अमेरिका से क्या लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया। एक तो राष्ट्रपति का पद, एक जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में होगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वालोकन, न्यायाधीशों को पदमुक्त करना, विधि का समान संरक्षण, लिखित व निर्मित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, प्रस्तावना, मूल अधिकार और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, ये सभी अमेरिका से लिए गए हैं, तो इनको ध्यान रखना। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति का महाभियोग और प्रस्तावना, मूल अधिकार और आपातकाल। फिर ब्रिटेन यानी कि यूके से हमने क्या क्या लिया है। एक तो एकल नागरिकता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन और संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, कानून के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन से लिए गए। आयरलैंड से हमने क्या लिए, तो एक तो नीति निर्देशक तत्व लिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। फिर कनाडा से क्या क्या लिए, एक तो संघात्मक शासन, संघ राज्यों में शक्ति विभाजन
और अपशिष्ट विषय पर संघ सरकार के पास रहेगी तो ये, और राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब कहाँ से लिए गए तो कनाडा से लिए गए। फिर ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के जो चार्टर है वहाँ से ली गई है। ध्यान रखना प्रस्तावना कहाँ से ली गई है और प्रस्तावना की भाषा ये अलग अलग है। फिर समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सोवियत संघ यानी कि रूस से हमने मौलिक कर्तव्य और आर्थिक नियोजन लिया। फ्रांस से गणतंत्र, अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये भी फ्रांस से लिए। फिर जापान से देखेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या ये भारतीय न्यायिक पुनरावलोकन का मूल आधार है। दक्षिण भारत से हमने संविधान संशोधन प्रक्रिया ली है। और जर्मनी से हमने आपातकाल में जो राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है, ये जर्मनी से लिया गया है। फिर प्रस्तावना यानी उद्देश्य का, संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है और ये व्यवस्था अमेरिकी संविधान से ली गई है, जबकि प्रस्तावना की भाषा है ये ऑस्ट्रिया से संविधान से ली गई है। प्रस्तावना का मूल आधार 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का निर्धारण है, इसलिए प्रस्तावना को संविधान का नील पत्र यानी ब्लूप्रिंट या प्रतिबिंब कहा जाता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना का या संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं या संविधान का प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट या एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, और इस टाइम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला खान थे। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है। के मुंशी ने प्रस्तावना को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। फिर 1960 के बेरुवाड़ी यूनियनवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग नहीं माना गया था, और 1973 के केशवानंद भारती वसेज केरल राज्यवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग मान लिया गया है, और तथा संसद को इसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया, और इसी वाद के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में पहली बार व एकमात्र बार संशोधन किया गया। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना संविधान का उद्देश्य घोषित किया गया। समाजवादी राज्य की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से तथा पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति मौलिक अधिकारों के माध्यम से की जा रही है। तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन अभी यूपीएससी में आया था, तो इनको ध्यान रखना कि समाजवादी राज्य की स्थापना किन के माध्यम से यह उद्देश्य की पूर्ति कौन कर रहे हैं, तो नीति निर्देशक तत्व। पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना का उद्देश्य की पूर्ति कौन कर रहे हैं, तो मौलिक अधिकार। फिर प्रस्तावना में उल्लेखित व्यवस्था या शब्द, भारत शब्द कितनी बार है, तो 2 बार आया है। लोग 1 बार, नागरिक शब्द 1 बार आया है, व्यक्ति शब्द 1 बार आया है। और न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ध्यान रखना पूछेगा निम्न में से कौन सा न्याय की बात नहीं की गई है, तो ध्यान रखना इन 3 के अलावा कोई न्यायिक नहीं है। समानता या समता, 2 प्रकार की, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है आपसे, इसमें यही पूछेगा कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता नहीं है, तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है। फिर संकल्प क्या लिखा गया कि व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। दिनांक 26 नवंबर 1949, तिथि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। हम भारत के लोग भारत को
एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस प्रकार ये इसकी भाषा है, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यहाँ पे इनका क्रम ध्यान रख लेना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इनका क्रम ध्यान रखना, क्रम से याद रखना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब क्या होता है? भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र है, किसी के नियंत्रण में कार्य नहीं करेगा। समाजवादी राज्य का मतलब क्या होता है? उत्पादन के महत्वपूर्ण संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व तथा आय की असमानता को दूर करना। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है? कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों को समान महत्व देता है, अर्थात धर्म के संबंध में या धार्मिक मामलों में निरपेक्ष है। लोकतंत्रात्मक राज्य, शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है तो हम लोकतंत्रात्मक कहते हैं। गणराज्य, भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचन होता है, इसलिए इसको गणराज्य कहा जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। यदि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता हो तो क्या कहेंगे? देश को गणराज्य कहेंगे। फिर मूल अधिकार बाद में पढ़ेंगे।